बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे साथ इस वक्त नशस्त में मलक ज़फ़र इकबाल आवान जो कि साबिक़ नाज़म खुशहाल गढ़ कोहाट से हैं। मलक साहब का टेक्सटाइल से भी एक खुसूसी लगा हुआ है, तो आज हमारे साथ नशस्त में हैं। मलक साहब, थोड़ा सा आप अपना सियासी सफ़र बताएं कि आपने सियासत से कैसी एंट्री हुई और कैसे आना हुआ जी। औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रफ़ाक़त अली अवान साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे मौका दिया है। मेरा सियासी सफ़र इस तरह है कि जब जनाब ज़ुल्फ़िकार भुट्टो को फांसी हुई तो मेरा बचपन था, तो उस वक्त पूरे मुल्क में हलचल हो गई। तो इस बचपने के अहद में मुझे कुछ शऊरी तौर पर मुझे अपने वालिदैन की तरफ से कुछ चीज़ें मिल गई थी। फिर उसके बाद जो है था कि जो तारीख़ चल गई, तारीख़ से पहले मैं ख़ुद उस तारीख़ में शामिल रहा हूँ। अपने वालिद साहब के साथ एक दिन जुलूस में मैं शामिल हुआ था। उसके बाद 7th में मैं जब पढ़ता था तो इस्लामी जमीयत तलबा के कुछ लोग मुझे मिले और उन्होंने मुझे एक पम्फलेट दिया। फिर करते करते मैं जब मैट्रिक में आया तो मैं इस्लामी जमीयत तलबा के साथ शामिल हुआ। फिर मैं गवर्नमेंट हाई स्कूल टेक्सा में मैंने फर्स्ट डिवीज़न ली, टॉप 10 फर्स्ट डिवीज़न मैंने ली। फिर वहाँ से मैं चला गया कोहाट अपने आबाई ज़िले में, तो वहाँ मैंने गवर्नमेंट कॉलेज में वहाँ एडमिशन लिया। तो फिर वहाँ इस्लामी जमीयत तलबा में मैं बड़ा सरगर्म रहा। तो वहाँ फिर मैं पहले जनरल सेक्रेटरी मुंतखब हुआ स्टूडेंट यूनियन का, तो उसके बाद फिर मैं प्रेसिडेंट बन गया यूनियन का। तो इस तरह फिर उसके बाद करते करते फिर मैं पंजाब यूनिवर्सिटी चला गया। तो पंजाब यूनिवर्सिटी में फिर इस्लामी जमीयत तलबा के प्लेटफार्म से मैंने अपनी बचपन की भरपूर इनिंग खेली है। मलक साहब, ये तो आपका अपना एक पूरा जो है वो सियासत तक पहुंचने का एक रास्ता है और जिससे जमात इस्लामी से भी आपकी वाबस्तगी हुई। तो मलक साहब, ये बताएं कि आप जो है वो ये नाज़म आए, ये लोकल गवर्नमेंट में आए, तो लोकल गवर्नमेंट में ये आप किस तरह आ गए जी? ये इस तरह तो हुआ था कि मेरे जो परदादा था दिलदार फ़तेह अली ख़ान, उसका एक अपने इलाके में एक बड़ा सियासी नाम था। उसके बाद जब अयूब ख़ान के बुनियादी जमहूरियत का इलेक्शन हुआ तो मेरे ताया जी चेयरमैन यूनियन कौंसल थे सन 60-61 में। तो फिर जब 97 में ज़िला कौंसल का इलेक्शन हुए तो उसका 2 यूनियन कौंसल होती थी। तो मुझे पूरे इलाके के जो मुतबरीन थे, पूरे 2 यूनियन कौंसल के बड़े बड़े लोग, वो मेरे वालिद साहब मेरे ताया जी ने बुलाया उनको। तो फिर मुतफ़क़ा तौर पर मुझे मेंबर ज़िला कौंसल बना दिया गया 1997 में। तो मैं तकरीबन 2.5 साल फिर मेंबर ज़िला कौंसल रहा हूँ। ता वक्त की जनरल मुशर्रफ ने टेक ओवर किया और फिर बलदियाती इदारे तोड़ दी। मलक साहब, आपने पेशावर गवर्नर हाउस में जनरल मुशर्रफ ने जो आदमी कॉल किए थे वहाँ एक नशिस्त हुई, तो ये भी उस वक़्त सुनने में आया था कि आपने जनरल मुशर्रफ को कुछ तजावीज़ भी दी थी। वो कौन सी तजावीज़ थी या क्या गुफ्तगू हुई थी? वही इस तरह कि जब 2001 में बलदियाती ये जो लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस के तहत इलेक्शन हुए तो मैं नाज़िम यूनियन कौंसल फिर बन गया। फिर 2005 में मैं नाज़िम यूनियन कौंसल रहा हूँ। तो इसी दौरान मैं कुछ अर्से के लिए डिस्ट्रिक्ट नाज़िम था। तो जनरल मुशर्रफ ने अपने पॉलिटिकल विजन के लिए पूरे सूबे से जो अरकान पार्लियामेंट थे, सेनेटर थे, MNAs, MPs, डिस्ट्रिक्ट नाज़िम, डिस्ट्रिक्ट नायब नाज़िम को पेशावर गवर्नर हाउस बुलाया था। तो उन्होंने आपने कहा कि मैंने मुल्क के लिए ये करना चाहता हूँ, मैं ये करना चाहता हूँ, मुल्क के लिए अपनी जो उनकी सोच के मुताबिक जो उनका विजन था उन्होंने पेश जो किया। उनका विजन था उन्होंने पेश किया। तो मैंने उठ के उनको कहा कि भाई ये तो आपकी जो है बातें सरसरी बातें, अगर आप एक काम कर जाएं अगर इस मुल्क के लिए आप कर सकते हैं, ये सियासी आदमी नहीं कर सकता। तो मैंने उन्हें ये कहा कि आप कलाबाग डैम बनाएं। अगर कलाबाग डैम आप बनाते हैं तो कलाबाग डैम में अफेक्टिव जो हैं ज़्यादातर हम लोग हैं, तो हम आपके साथ हैं इस मुल्क के लिए, इस देश के लिए, इस धरती के लिए। तो कलाबाग डैम जब 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 बन जाएगा तो पूरा मुल्क बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाएगा और अवाम उन्नास की जो हालत है वो जो बहुत अच्छी हो जाएगी। तो आप सारे काम छोड़ के एक कलाबाग डैम बनाएं और दूसरा एक तवाज़न के साथ मुतवाज़न पूरे मुल्क के लिए NFC अवार्ड का ऐलान करें। तो
तो जब मुशर्रफ ने मुझे मेरी ये तजवीज़ को मान लिया था मौके पर, और पूरे हाल में फिर क्लैपिंग भी हुई, लेकिन उसके बाद फिर मलिक साहब आपने कोई साथ ये बताया था कि ना जो मुतासरीन हैं उनको कैसे एडजस्ट करना है, वो आपकी क्या तजवीज़ थी जी? वो मतलब अक्सर ये होता था कि अब तरबेला डैम और मंगला डैम में जो मुतासरीन थे उनको दर बदर की ठोकरें खानी पड़ती थी। ठोकरी तो खाना। मैंने उन्हें कहा कि जो फैक्ट्रीज हैं उनकी एक कमेटी बनाई जाए, जो फैक्ट्रीज हैं, और सबसे पहले उनके लिए उस इलाके के नज़दीक एक मॉडल हाउसिंग फैक्ट्री बनाई जाए जिनमें वाटर, पावर, एजुकेशन, रोड, हेल्थ हो, और साथ जो है जो ज़मीनें अलाट की जाएँ वो भी जो मुतासरीन को दी जाएँ, न कि किसी जर्नैल को या किसी ब्यूरोक्रेट को। और दूसरी बात ये है कि जो एम्प्लॉयमेंट हो वो ज़्यादातर हिस्सा जो है वो जो मुतासरीन को हो, और जो पैसों का ज़मीन के जो पैसे हैं जो उनको अदायगी है वो एक कमेटी के साथ बाकायदा शफाफ तरीके से मुतासरीन को अलाट की जाए, तो लोग आपके साथ होंगे, लोग खुश हैं कि मुल्क तरक्की करे। लेकिन फिर इसके लिए किसी ने सोचा, और मैं आज भी कहता हूँ कि अगर काला बाग डैम बन जाए तो पूरा मुल्क संवर जाएगा। और जो नौजवान उठे हैं उनको फ़ौज में लिया जाए ताकि जो है ना मुल्क के जो है वो मुस्बत चीज़ें पैदा हों। फ़ौज के तो वो तो एक प्रोसेस है, फ़ौज का तो पूरे मुल्क का हिस्सा है, वो पूरे मुल्क का हिस्सा है, वो तो ऐसी कोई बात नहीं है। हर अदारे में अपने लोगों के हकूक़ मुतय्यन है। अच्छा मलिक साहब ये चीज़ें तो हो गई, अब बात ये है कि मौजूदा हमारे एक जो जा रहा है हुकूमत है, अपोजिशन है, और साथ जो है वो अदालत के तनाज़े भी आ गए हैं, तो ये किस तरह हल होगा जी मसला? ये क्या है, इसके बारे में आपका कोई ज़हन है? ऐसा आपने बड़ा वक्त दिया है हर तरफ से सियासत को। देखिए एक बात यह है कि मुझे आज एक वाक़या याद आ रहा है। सीधे अबू लाला मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह के जनाब भुट्टो से बहुत शदीद इख्तिलाफ थे, तो लेकिन जब भी उनको वो पुकारते थे भुट्टो साहब के नाम से पुकारते थे। अलमिया यह है कि दिस कंट्री के सियासत में शाइस्तगी नाम की कोई चीज़ ख़त्म होकर रह गई है, और लोग बड़े बड़े लीडर स्टेजों पर गाली निकालते हैं, दूसरे लीडरों को बुरा भला कहते हैं। एक लीडर जो है मेरे लिए बुरा है लेकिन किसी दूसरे की तो अच्छा है ना, तो मुझे अवाम नास में इस चीज़ नहीं फैलानी चाहिए, नंबर वन। दूसरी ये बात यह है कि ये जो इमरान खान साहब हैं या शहबाज शरीफ साहब, ये PDM के लोगों को मुल्क के मामलात इस हालत तक नहीं लेके जाना चाहिए कि आपने पूरा मुआशरे को एक दूसरे के सामने खड़ा कर दिया है। तो ज़रूरत इस अमर की है कि जो देखो और अदालत भी यहाँ गलत कर रही है। अदालत को चाहिए कि जब लार्जर बैंड और अगर फुल कोर्ट एक तनाज़ा खड़ा हो जाता है, जब तनाज़ा खड़ा हो जाता है तो दोनों फ़रीक़ैन की भी बात मानी जाती है। तो आपके लिए आसान है कि आप फुल कोर्ट बना दें, फुल कोर्ट में जो फैसला हो वो सबके लिए काबिल कबूल होगा, काबिल कबूल हो जाएगा। लेकिन ना कि अब तो सुप्रीम कोर्ट से भी लड़ रही है ना, सबसे जो मेन जो राहत बिलावल ने भी इस बारे जो अदारे हैं, बदकिस्मती है कि इस मुल्क के अदारों सियासत तो छोड़ के अवाम नास तो छोड़ के अदारों में भी कशमकश हो गई है, और अदारों में भी बैमिंग एक लोग एक दूसरे के दस्त करवाना है, तो ये मुल्क के लिए अच्छा नहीं है। हम पूरी दुनिया के लिए एक हंसी मजाक बन गए हैं कि हमारे लिए मतलब इतने बड़े बड़े अदारों में ये हो रहा है। तो चाहिए ये था कि खुले दिल के साथ मसाइल आते हैं, पूरी दुनिया में मसाइल हैं, कौमें मसाइल आते हैं, लेकिन मसाइल के लिए इस तरह है कि फिर मिलजुल कर अच्छे फैसले, मुस्बत फैसले के लेने पड़ते हैं, इत्तेफाक से फैसले लेने पड़ते हैं। दोनों फरीकान को ज़िद नहीं बनानी चाहिए, इस मुल्क के लिए, इस देश के लिए बेरोजगारी आम है, मुल्क की हालत बहुत अबतर हो चुकी है। खुदारा मिल बैठ के कोई दरमियानी हल निकाला जाए। मलिक साहब जमात इस्लामी जो है उसके बाद ये है कि जब वो किसी के अंदर सरायत कर जाती है, पंजे गाड़ लेती है, मर जाता है बंदा, उसको छोड़ता नहीं है, बहुत कोई कम आदमी है जो उसे छोड़ जाएं। ये जमात इस्लामी को आप जैसे इलाके का मलक आदमी और जमात इस्लामी को किधर आप जो है वो इसकी तरफ आ गए, ये क्या, और इसके बारे में आपका क्या ज़हन है? ये रफ़ाकत साहब, मैं बड़ा अपने आप को खुशकिस्मत समझता हूँ कि एक तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक मुसलमान घराने में पैदा हुआ, दूसरा मेरा मतलब ख़ानदान एक शानदार हसब नसब रखता है, ये दूसरी बात। तीसरी बात ये है कि अल्लाह ने मेरे लिए ख़ास रहमत की कि मुझे इस्लामी जम तलबा और जमासामी में शामिल मैं हो गया। बचपन और जवानी में एक ऐसा माहौल पैदा हो गया, ऐसा माहौल, ऐसे लोग मिल गए जिन्होंने हमें राह की तरफ ले गए। और खुदारा मतलब मैं आपको सच्ची बात कहता हूँ कि जब मैं नाज़म बना था तो मतलब है कि यूनिकोसल में इतने फ़ंड होते थे जो नॉन डेवलपमेंट फ़ंड जो नाज़म की सवादीद पर होते थे, वो जहाँ लगाओ जहाँ मतलब उड़ाओ। तो मैंने पहले दिन का मैंने कहा ये तो एक मुक़द्दस अमानत है, तो मैंने वो सारे जो फ़ंड थे नॉन डेवलपमेंट फ़ंड
वो तकरीबन 5 लाख रुपए हर महीने मिलते थे, वो मैंने डेवलपमेंट फंड में कन्वर्ट कर दिया पहले इजलास में। वो इसी असना में वो यानी अब करोड़ों के फिर इलाके में तरक्याती काम हुए और मेरी यूनिक कौशल खुशहालगढ़ को पूरे सूबे में ऑडिट में वो फर्स्ट आई है और मुझे अवार्ड मिला है। और तो ये जमासामी का हम पर एहसान अजीम है कि उसने हमारी तरबियत की है, हमें सीधे रास्ते पर लगाया, अल्लाह रसूल के रास्ता बताया कि इट इज़ गुड वे। गुड वे। और इससे समाजी सोचें भी बढ़ती हैं। और ये मतलब ये दूसरी बात ये है कि तवत्तर के साथ जब हम देखते हैं कि मुल्क में जब कोई ज़ल्ज़ला आता है, जब कोई सैलाब आता है, जब कोई मुश्किल वक्त आता है कौम पे, तो सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान में जमासामी अल खिदमत फाउंडेशन खड़ी हो जाती है और उसके लाखों जो रज़ाकार हैं वो मैदान में आते हैं। हम खुद चंदा जमा करते हैं, हम खुद लोगों से कलेक्ट करते हैं और फिर एक वसी तर रसाई काम शुरू हो जाता है। तो ये जो मेरे अंदर जो जमात की आई है, ये तवातर के साथ एक फूल रही है, आगे जा रही है, पूरी अबियारी हो रही पूरी है। अबियारी हुई है। मैं देख रहा हूँ कि पूरे मुल्क में जो भी पाकिस्तान में अच्छा काम हो रहा है वो जमासामी के प्लेटफार्म से हो रहा है। तो मलिक साहब इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी जी। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया।